नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन ये सभी ही उन सारे ही गिफ्ट्स को अब अनपैक कर रहे थे। रिया को वहाँ पर उसमें एक साड़ी दिखाई देती, इसलिए रिया अब अपनी दादी माँ के कमरे के बाहर खड़ी दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ देर के बाद जब उसकी दादी माँ दरवाजे को खोलती है तो अब रिया कहती है, दादी माँ ये आपके लिए है, ये दादू ने आपके लिए भिजवाई है और हाँ आप उनसे बात कर लीजिएगा फोन पर, और हाँ इतनी ब्यूटीफुल सी साड़ी के लिए उन्हें एक थैंक यू भी कह दीजिएगा। ये कहते हुए ही रिया अब साड़ी को अपनी दादी माँ के हाथ में देकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ आयशा मारवा को तो बस रिया की बातों पर एक शौक ही लगा था, और वो कुछ देर के बाद जब वो अब अपने सेंस में आती है तो अब वो इधर उधर देखती है, तो अब जब वो वहाँ पर इधर उधर देखती है तो वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। जैसे ही अब रिया की बात को फिर से ध्यान में रखकर अब आयशा मारवा अब फिर से दरवाजे को बंद कर देती है और वह अब उस साड़ी को बड़े ही ध्यान से देखने लगती है। तभी जैसे ही अब वो उस साड़ी को बड़े ही ध्यान से देख रही थी तब अचानक से फिर से उसे रिया की बात याद आती है, जो कि उसने अभी अभी कहा था कि आप दादू से एक बार बात कर लीजिएगा और इतनी सुंदर साड़ी के लिए उन्हें थैंक यू भी बोल दीजिएगा। फिर से वो बात ध्यान में आते ही अब आयशा मारवा के चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है और अब वो कहती है, ये शैतान लड़की भी ना, और वो अब अपने फ़ोन को निकालती है और वो अब अपने फ़ोन से अब धनंजय पीरामल के नंबर को अब डायल कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर पेरिस के राजमहल में धनंजय पीरामल अपने रूम में थे। वो अभी अपने रूम में कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब अपने फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है। जैसे ही उसे अपने कानों में वो रिंगटोन सुनाई दी तो जब वो अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो इसमें उन्हें आयशा का नंबर शो हो रहा था। अब उस नंबर को देखकर अब वो सोचते हैं, अरे ये तो आयशा का फ़ोन है, आयशा मुझे फ़ोन कर रही है। अब ये देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो बिना देरी किए वो अपने जल्दी से उस फ़ोन को उठाकर कहते हैं, हाँ हेलो आयशा, कैसी हो तुम? बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी। अब धनंजय की इस बात पर अब उन्हें सामने से आयशा मारवा की आवाज़ आती है कि वो मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया था। अब आयशा मारवा की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, थैंक यू, लेकिन क्यों, किस चीज़ के लिए तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो? अब मैंने क्या कर दिया? धनंजय की इस बात को सुनकर अब दूसरी तरफ से आयशा मारवा कहती है, वो बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे ये साड़ी सच में पसंद आई, इसका कलर भी बिल्कुल मेरी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही है। आयशा की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ओह तो इसीलिए तुम मुझे थैंक यू कह रही हो क्या? लेकिन क्या सच में तुम्हें ये साड़ी पसंद आई? अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब आयशा कहती है, हाँ तभी तो मैंने कॉल किया है। अब इधर से धनंजय कहते हैं, आई एम सो ग्लैड। इस बात पर अब आयशा मारवा फिर से कहती है, हाँ ये साड़ी अच्छी तो है, लेकिन हाँ वैसी नहीं जैसी कि मैंने क्रिसमस डे पर पहनी थी। तुम्हें पता है क्रिसमस डे की उस पार्टी पर मैंने जो साड़ी पहनी थी, वो मैं आपको बता दूं कि वो साड़ी मेरी नहीं बल्कि वो साड़ी अनिका की थी। अनिका की हर एक साड़ी खुद रोहित सेलेक्ट करता है, खुद रोहित उसके लिए अलग अलग साड़ी लेके आता है। आपको ना उस साड़ी का डिजाइन और उसका फैब्रिक एक बार देखना चाहिए था। सच में बहुत ही सुंदर साड़ी थी वो, मुझे वो साड़ी बहुत ही पसंद आई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो अनिका की हर एक साड़ी ही बहुत ही पसंद आती है। अब जहाँ आयशा मारवा यहाँ पर अनिका की साड़ी की तारीफ कर रही थी तो वहीं धनंजय पीरामल जो कि उसकी हर एक बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, उन्हें तो अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें रोहित और अनिका से ही जलन हो रही हो और साथ के साथ उनकी साड़ियों से। इधर अब आयशा मारवा अपनी बात को लगातार कही जा रही थी। अब आयशा मारवा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, वैसे मुझे ये आपके द्वारा भेजी हुई साड़ी भी अच्छी लगी एंड इसीलिए
मैंने आपको थैंक यू कहा। अब आयशा मारवा की इस बात को सुनकर अब तक तो धनंजय पीरामल पूरी तरह से जल भुन गए थे और अब वो गुस्से में कहते हैं, हाँ हाँ, अब मुझे पता चल गया आयशा कि तुम्हें ये साड़ी कितनी पसंद आई। अब रहने दो ये झूठी तारीफें करने की, क्योंकि जो तुम सच में ये साड़ी तुम्हें कितनी पसंद आई वो तो मुझे तुम्हारी बातों से समझ में ही आ गया है। इसलिए अब झूठी तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, एक काम करना। अब यहाँ पर धनंजय ने इतना कहा था। अब आयशा कहती है, काम? कौन सा काम? अब धनंजय कहते हैं, बस यही कि उस साड़ी को मारवा हाउस के किसी सर्वेंट को दे देना, क्योंकि ये साड़ी अब तुम खुद मत पहनना। और बस धनंजय ने इतना ही कहा था कि दूसरी तरफ से अब आयशा मारवा कुछ भी कहती उससे पहले ही अब धनंजय ने बाय बोलकर यहाँ पर फोन को कट कर दिया था। और अब वो अपने फोन को एक साइड फेंक देते हैं। और अब अपने फोन को गुस्से में फेंकने के बाद अब यहाँ पर धनंजय भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये मेरा बेटा अनिका के लिए कहाँ से ये साड़ियाँ लेकर आता है जो आयशा को इतनी सुंदर लगी। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल क्योंकि धनंजय पीरामल ने आज तक इन सब बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था कि अनिका की साड़ियाँ कैसी है। इवन जब यहाँ पर क्रिसमस पार्टी में भी उन्होंने जो साड़ी डाली थी उस पर भी उसका ज़्यादा ध्यान नहीं गया था। लेकिन अब ये सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब क्रिसमस पार्टी के उन फोटोज़ को फिर से देखने लगते हैं। वो उनको अब बड़े ही ध्यान से उन्हें जूम कर देखते हैं ताकि उन्हें उन साड़ी का डिज़ाइन और फैब्रिक समझ आए। उस साड़ी को अच्छी तरह से देखने के बाद अब यहाँ पर धनंजय पीरामल अब खुद अपने मन में ही सोचते हैं, वैसे मानना तो पड़ेगा कि सच में ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। अब समझ में आया कि आयशा को ये साड़ियाँ क्यों पसंद हैं। लेकिन ये रोहित ने किस डिजाइनर से ये साड़ी को बनवाया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं खुद अनिका से ही इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अनिका तो मुझे इसके बारे में हिंट जरूर दे देगी। वैसे उसे तो पता ही होगा मेरी पसंद भी अच्छी है, लेकिन क्या रोहित की पसंद मुझसे भी अच्छी है? क्या मैं अब इस बात को मान लूँ? क्योंकि अगर मैं इन साड़ियों को देखूं तो इस बात के से तो मैं भी डिनाई नहीं कर सकता कि रोहित की सच में पसंद वाकई में अच्छी है। ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं भी प्रूव कर सकता हूँ कि मेरी चॉइस रोहित से भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अब धनंजय पीरामल को खुद अपने बेटे की पसंद से ही अब जेलसी हो रही थी। ये सब सोचते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने मन में ही सोचते हैं, एक मिनट, ये क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे अपने ही बेटे से जलन क्यों हो रही है? नहीं, ये सोच ही गलत है, क्योंकि मैं अपने बेटे से जेलसी क्यों कर रहा हूँ? अरे ये तो बड़े ही अच्छी बात है ना कि मेरे बेटे की पसंद मेरे से भी अच्छी है। मेरा बेटा मेरे से 2 कदम आगे है। इसलिए इन सब बातों को छोड़कर मुझे अभी अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं जेलसी में ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये सब कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रिंसेस लतिका यहाँ पर हेड सर्वेंट के साथ मिलकर क्रिसमस पर आए हुए सारे ही गिफ्ट्स को अब अनपैक कर रही थी। वहां जाने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, लतिका बेटा, क्या आपने स्टडी की? अब धनंजय पीरामल की इस बात पर अब लतिका कहती है, हाँ बड़े मामा, वो हमने कर ली है और हमने अपना होमवर्क भी अच्छी तरह से कर लिया। अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही हम यहाँ पर इन गिफ्ट को अनपैक करने के लिए आए हैं। आखिर हम भी तो देखना चाहते थे ना बड़े मामा के आखिर इनमें कौन कौन से गिफ्ट हैं और किस किस ने इन्हें दिया है। अब उसकी इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अच्छी बात है, आप अपना काम कीजिए। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी को वो अच्छी तरह से चेक करना चाहते थे, इसलिए वो बाहर जाकर वहाँ की सिक्योरिटी को चेक करते हैं। और उसे चेक करने के लिए तो करने के बाद वहीं दूसरी तरफ अभी कैलाश अधिकारी के अब बोट हाउस में बने हुए एक रूम में इधर शीला और दमयंती अपनी चेयर पर बंधी हुई थी, क्योंकि ये दोनों अभी भी कैलाश अधिकारी के उसी बोट हाउस में थी। तभी अब शीला को वहाँ पर अब एक अजीब सा करंट लगता है और वो अब एकदम से चौंक जाती है। और उस करंट की वजह से वो अब दमयंती से कहती है कि उठो उठो दमयंती। इस बात पर अब दमयंती कहती है
क्या है? एक तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है मैंने, और तुम मुझे इरिटेट भी कर रही हो। अरे हालत देखो अपनी और मेरी, मैं बताओ कैसे उठूं। दमयंती देवी की इस बात पर अब शीला कहती है वो आ रही है। इस बात पर अब दमयंती कहती है कौन कौन आ रही है? देखो पहेलियां मत बुझाओ, मैं मैं पहले ही तुमसे इरिटेट हो चुकी हूँ। ठीक से मुझे बात बताओ और साफ साफ शब्दों में कहो। इस बात पर अब शीला कहती है दमयंती खुश हो जाओ, वो आ रही है। ये कहते हुए ही अभी शीला के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है। तो वहीं उस बोट हाउस के बाहर अब एक नकाबपोश शख्स खड़ा था। उसकी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर से वो अलग ही लग रहा था कि वो यहाँ पर एक आदमी है या वो एक औरत है। और वो अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देती है। तो इधर कैलाश अधिकारी के आदमी उसे जब देखते हैं कि वहां पर कोई मौजूद है, तो कैलाश अधिकारी के आदमी अब उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे अब उस बोट हाउस के अंदर नहीं जाने दे सकते थे। और वो अब उस लेडी से कहते हैं कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे आई हो? उन लोगों को उस लेडी की हरी आंख ही दिखाई दे रही थी, और अब वो सभी उसकी आंखों में ही देख रहे थे। और यहाँ वो लेडी अब उनसे कहती है देखो मैं यहाँ पर कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ। देखो जिन 2 औरतों को तुम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, उन्हें यहाँ मेरे पास लेकर आओ। ये कहते हुए ही वो लेडी अब एकदम से ही खामोश हो जाती है। और वो आदमी अब अपने कदमों को अब सीधा ही बोट हाउस की तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो आदमी अब यहाँ पर उस लेडी से ना तो कोई फाइट करते हैं और ना ही उन्हें कुछ कहते हैं। उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने सेंस में ही नहीं है। मानो उस लेडी ने उन्हें अपने बस में कर लिया हो, और वो ना तो अपने सेंस में थे और ना ही उन्हें पता था कि अब वो आखिर क्या कर रहे हो। अब वो बस अब उस लेडी को के इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करते हुए वो वहाँ पर चले जाते हैं। अब तक वो उस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर शीला और दमयंती को कैद किया था। और वहाँ पर आने के बाद वो आदमी अब शीला और दमयंती के हाथों की रस्सियों को अब खुद अपने हाथों से खोल देते हैं। उन्हें देखकर अब शीला समझ जाती है, और अब वो उन्हें यहाँ से शीला समझ जाती है कि वो उन्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए आ गई है, इसलिए ये लोग अब उन्हें खुद ही खोल रहे हैं। शीला समझ चुकी थी कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ शीला और दमयंती देवी अपने कदमों को अब उस बोट हाउस से बाहर लेकर जाने लगती हैं, क्योंकि अब वो खुद कैलाश अधिकारी के आदमियों के चुंगल से छूट चुकी थी। कुछ ही देर के बाद जब वो दोनों बाहर आती हैं, तो उस लेडी को वहां पर खड़ा देखकर अब उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तो उन्हें देखकर अब वो लेडी कहती है कि अपने कदमों को जल्दी से यहाँ से बढ़ाओ, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। ये कहते हुए ही वो लेडी अभी अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। तो वहीं शीला और दमयंती देवी ये दोनों जैसे तैसे उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं, क्योंकि 2 दिन से उन्हें खाना नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की पूरी एनर्जी अभी खत्म हो चुकी थी। इसलिए वो बड़े ही स्लो मुश्किल से गाड़ी तक ही पहुंची थी। अब वो लेडी जब ये दोनों की दोनों शीला और दमयंती उस गाड़ी में बैठ जाती है, तो वो लेडी अब अपनी गाड़ी को रॉकेट की स्पीड से चलाने लगती है। यहाँ गाड़ी के अंदर अब शीला कहती है अब टाइम मिला है तुम्हें हमें बचाने का। अब उसकी इस बात पर अब वो लेडी कहती है अपना मुंह बंद रखो तुम, वरना तुम्हें मैं वहीं पर ही वापस छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें छुड़ा कर तो ले आई। अब उसकी इस बात पर अब शीला कहती है क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है क्या? क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी है। देखो मेरी बॉडी में एनर्जी भी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी कुछ खाने को नहीं मिला, तो फिर तो शायद मेरे प्राण यहीं पर ही निकल जाएंगे। शीला की इस बात पर अब वो लेडी कहती है हाँ है ना, मैंने तुम दोनों के लिए फूड पैकेट्स लिया हुआ है। इधर अपनी सीट के पीछे ही देखो, वहीं कहीं रखा होगा। उस लेडी की ये बात सुनते ही अब दमयंती जब पीछे मुड़कर देखती है, तो वहां पर ढेर सारे फूड पैकेट्स रखे हुए थे। तो उन फूड पैकेट्स को देखकर तो वो दोनों एकदम से ही उसके ऊपर झपट पड़ती हैं। वो जल्दी से अब कुछ को उठाकर अब शीला को देती है और कुछ खुद निकाल कर खाने लगती हैं।
वो दोनों को इस तरह से खाता हुआ देखकर ऐसा लग रहा था कि न जाने कितने ही वक्त से उन्होंने खाना ही ना मिला हो। कुछ ही देर में वो लेडी अब उन्हें उस लोकेशन पर लेकर आ जाती है जहाँ पर उनका चोपर पहले से ही तैयार खड़ा था। वहां पर आने के बाद अब वो यहाँ पर शीला और दमयंती से कहती है कि अब चलो उठो जल्दी। ये सुनते ही वो दोनों नीचे उतरकर अब चोपर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में वो चोपर में बैठने के बाद वो चोपर अब आसमान में उड़ने लगता है। तो यहाँ शीला और दमयंती दोनों ही अभी एक चैन की सांस लेती हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अब वो यहाँ से पेरिस से अब छूट चुकी है, क्योंकि अगर वो दोबारा से यहाँ पर पेरिस की रानी के हाथों लग जाती तो अब की बार तो उन्हें ना जाने कौन सी सजा मिलती, क्योंकि वो शुक्रगुजार थी कि उन्हें यहाँ पर अलग से रखा गया था, जहाँ पर बस कुछ ही लोगों की पाबंदी में वो यहाँ पर थी, जिससे वो इतनी आसानी से निकल गई। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग के पैलेस में किंग यहाँ पर प्ले जोन में बने उस फ्लोर पर एक गेम खेल रहे थे। तो वहीं उनकी स्टैचू अभी कहती है, किंग क्या आपने नया गेम बनाया है क्या? स्टैचू किस बात पर? अब किंग कहते हैं, हाँ मैंने एक गेम बनाया है। एक काम करो, इस गेम के लिंक को तुम रिया को दे देना, क्योंकि रिया को गेम खेलना बहुत ही अच्छा लगता है ना। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले तूफान का सामना करने में रिया अपने मोम और डैड की हेल्प जरूर करेगी, क्योंकि ये गेम रिया के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है और रिया की एबिलिटी को, उसकी क्वालिटीज़ को मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ, पहचान गया हूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करके। इसलिए अब आगे जो भी कुछ होगा उसमें इससे अनिका और रोहित की मदद जरूर होएगी। किंग की इस बात को सुनकर अब वो स्टैचू कहती है, ओके किंग, कमांड एक्सेप्टेड। जैसे आपने कहा है मैं इसे वैसे ही करूंगी। वैसे कैसा रहेगा अगर इस गेम को सिर्फ इंडिविजुअल ना खेलकर इसे एक ग्रुप में खेला जाए? अब स्टैचू की इस बात पर अब किंग कहते हैं कि ग्रुप में ही खेलना होगा इसे। इस गेम में जो विलन है ना वो बहुत ही पावरफुल है। सो बेस्ट ऑफ द लक। इस बात पर अब उनकी स्टैचू कहती है कि इतना पावरफुल विलन क्यों बनाया है इसकी, क्योंकि विलन को तो आप कमजोर भी तो बना सकते थे ना, ताकि उससे जीतना और भी आसान होता। स्टैचू की इस बात पर अब किंग कहते हैं, समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि ये गेम उन्हें अपने दुश्मनों के साथ जीत दिलाने में उनकी मदद करेगा, क्योंकि ये गेम मैंने अभी की सिचुएशन को देखकर ही बनाया है। ये हम सब की लाइफ से ही रिलेटेड है। ये कहते हुए ही किंग अब अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं किंग के जाने के बाद वहां पर अब किंग की स्टैचू अब इस गेम को खेलने के लिए सबसे पहले अब यहाँ पर इस गेम को स्वाति मल्होत्रा को इनवाइट करती है, क्योंकि अब ये किंग की स्टैचू भी अब इस गेम के साथ खेलकर इसे समझने की कोशिश कर रही थी और स्वाति मल्होत्रा को के साथ वो सबसे पहले खेलना चाहती थी उन्हें। और साथ के साथ अब वो स्वाति मल्होत्रा को एक मैसेज करते हुए कहती है कि लेट्स प्ले दिस गेम, मेक आवर टीम। इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब किंग की स्टैचू अब स्वाति का अब वेट करती है कि स्वाति मल्होत्रा इस गेम में उसके इस इनविटेशन को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर इंडिया में मल्होत्रा हाउस में स्वाति मल्होत्रा अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब उसका फोन पर एकदम से ही मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही उसे अपने फोन पर नोटिफिकेशन आने की आवाज सुनाई देती है, तब उस आवाज को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा हैरान हो जाती है कि आखिर उसके इस नंबर पर उन्हें कौन मैसेज कर सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देती है और उस दरवाजे को बंद करने के बाद अब वो अपने बैग को खोलती है, क्योंकि उसके उस बैग में वहां पर एक सीक्रेट जीप थी। इसलिए उसमें उस सीक्रेट जीप में से अब वो अपने फोन को खोल कर निकाल कर देखती है। तो जैसे ही अब वो अपने फोन को निकालती है तो उसमें उसे किंग की स्टैचू यानी कि आकांक्षा का मैसेज आया हुआ था। अब स्वाति मल्होत्रा अब जब उस मैसेज को देखती है तो उसके चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है और उसको पढ़ने के बाद स्वाति मल्होत्रा भी यही सोचती है कि ये इसे भी रिया की तरह गेम खेलने का बहुत ही भूत सवार हो चुका है, क्योंकि रिया को गेम खेलना पसंद था, लेकिन ये स्टैचू मुझे क्यों गेम भेज रही है। वैसे अब यही सब सोचने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा फिर से सोचती है
वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि उसने मेरा इतना साथ जो दिया है। वैसे इसमें बुरा ही क्या है, अच्छा ही तो है। और वैसे भी मैं भी यहाँ पर बोर हो रही हूँ, तो ये तो अच्छा ही होगा कि मैं इस गेम को खेलूँ, क्योंकि यहाँ पर इन सब के सामने तो मुझे यहाँ पर अपनी याददाश्त जाने के लिए नाटक करना पड़ रहा है। अगर मैं थोड़ी देर आकांक्षा के साथ गेम खेलूंगी तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। वैसे भी इसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये खुद एक रोबोट है, ये सारे ही लॉजिकल चीज़ों को ही समझती है, इसलिए मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा भी अब अपने रूम में रखे हुए अब कंप्यूटर के पास जाती है और उस कंप्यूटर का वो यहाँ पर ऑन कर देती है। और साथ के साथ अब इस गेम को वहाँ पर खेलने के लिए वो यहाँ पर एनी जॉन और अनिका और साथ के साथ करण को भी अब इस गेम में इनवाइट करती है। और साथ के साथ अब वो यहाँ पर एक मैसेज भी सेंड करती है अनिका को कि इस गेम के लिए रिया और निखिल को भी ऐड कर लेना, क्योंकि वो ये इंस्ट्रक्शन रिया और निखिल के लिए वो अनिका को कहती है। और ये मैसेज लिखने के बाद वो इस मैसेज को अनिका को सेंड कर देती है। इस मैसेज को सेंड करने के बाद अब वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और अब वो उस लिंक को अपने इस पीसी में ओपन कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर मारवा हाउस में बने सीक्रेट लैब में एनी और जॉन दोनों ही अभी अपना काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये दोनों अभी यहीं पर ही मौजूद थे कि तभी उनके सिस्टम पर अब एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही नोटिफिकेशन की आवाज़ उन दोनों के कानों में गई, वो दोनों ही अब उस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं तो यहाँ पर उनकी बॉस का मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज को देखकर अब एनी जॉन से कहती है, जॉन बॉस का मैसेज आया है क्या? जो मैसेज मुझे मिला है क्या तुम्हें भी वही मिला है? अब एनी की इस बात को सुनकर जॉन कहता है, हाँ एनी, मुझे तो एक आई थिंक एक लिंक मिला है, शायद ये किसी गेम का लिंक है। अब जॉन की इस बात को सुनकर एनी कहती है, सेम टू मी, मुझे भी सेम यही ऐसा ही कोई गेम आया है। एनीवे लेट्स प्ले दिस गेम, इट्स टू मच फन। इस बात पर अब जॉन कहता है, ओके लेट्स जॉइन दिस गेम। वैसे भी अगर इसे बॉस ने भेजा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग ही होगा। अब जॉन की इस बात पर वो दोनों ही अभी अपने सिस्टम पर बैठ जाते हैं और वो दोनों अब अपने हेडफोन को अपने कानों पर लगाकर अब इस गेम की लिंक को अब ओपन करके इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ जॉन और एनी दोनों ही अब इस गेम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वहीं अब अनिका जो कि अभी अपने रूम में अपने कबर्ड को अरेंज कर रही थी, क्योंकि अनिका अभी यहाँ पर पेरिस से आए हुए अपने लगेज को भी खोलकर उसे अच्छे से अपने सामान को सेट कर रही थी। उसे सेट करने के बाद अब वो यही सोचती है कि अब मैं आराम से किंग की दी हुई उस डायरी को पढ़ूंगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे के सारे सामान को सेट कर लिया है। अनिका ने ये सोचा ही था कि तभी उसकी नज़र अब अपने फ़ोन पर जाती है। जैसे ही उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है तो वो देखती है कि एक बार मैं अपने फ़ोन को चेक करती हूँ, कहीं इसमें कोई इम्पोर्टेंट कॉल या मैसेज तो नहीं आया हुआ। यही सब सोचते हुए अनिका ने जैसे ही अब अपना फ़ोन उठाया तो उसे यहाँ पर उसमें अपनी स्वाति माँ का एक मैसेज आया हुआ था। अब जैसे ही स्वाति मल्होत्रा का मैसेज उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन में देखा तो अब वो बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ अब उस मैसेज को ओपन करती है कि आखिर उसकी माँ ने उसे क्या भेजा होगा। लेकिन अब साथ के साथ वो ये भी सोचती है कि माँ शायद वहाँ पर मल्होत्रा हाउस में बोर हो रही होगी, इसलिए ही शायद उन्होंने ये मैसेज को भेजा होगा। और जब वो यहाँ पर उस मैसेज को ओपन करती है तो उसमें एक लिंक को देखकर अब अनिका 100% श्योर हो जाती है कि हाँ जरूर वो सच में ही बोर हो रही है, तभी तो वो हम यहाँ पर उनके साथ ऑनलाइन गेम खेलने का मन कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने ये सब किया। ये सब सोचते हुए ही अनिका अब अपनी माँ के कहे अनुसार रिया और निखिल को भी उस गेम के लिए इनवाइट कर देती है, क्योंकि अनिका भी अभी इस चीज़ से अनजान थी कि आखिर ये गेम किस पर्पज से बनाया गया है और इसके लिए एक टीम क्यों क्रिएट की जा रही है। लेकिन फिर भी अनिका ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था और उन्हें अब वो साथ के साथ अब वो यहाँ पर निखिल और रिया को भी ये लिंक भेजते हुए मैसेज कर देती है कि लेट्स प्ले दिस गेम।
इसे सेंड करने के बाद अब अनिका अपने लैपटॉप को ऑन करती है और इस गेम के लिंक को अब अपने यहाँ पर पीसी में इसे ओपन करती है और साथ ही साथ अब हेडफोन को अपने कानों में लगा लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर निखिल भी जो अभी अपना रूम में अपने बैग को ही अनपैक कर रहा था, अब वो भी अपने बैग को अनपैक करके सेम वही अपने कबर्ड को अरेंज कर रहा था। तभी उसकी नज़र अब उस गिफ्ट पर जाती है जो कि उसे क्रिसमस पार्टी से पहले उसके रूम में मिला था। जैसे ही अब निखिल की नज़र उस गिफ्ट पर जाती है तो निखिल के मन में आता है कि वो बाद में अपने सारे ही सामान को अरेंज करेगा, पहले एक बार उसे इस गिफ्ट को खोल कर देख लेना चाहिए कि आखिर इसमें क्या है और उसे किसने दिया है। निखिल जब उस गिफ्ट को ओपन करता है तो वहाँ पर वो एक बुक थी। उस बुक को देखकर अब निखिल अपने मन में ही सोचता है, ओ गॉड थैंक यू सो मच। इस बुक के लिए तो मैंने सच में कितना ही इंतज़ार किया था और फाइनली आज मुझे ये बुक मिल ही गई। वैसे मैं इस ऑथर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि मैं इस बुक के लिए ना जाने मैंने क्या क्या किया था, लेकिन मैं फिर भी उस बुक्स को प्राप्त नहीं कर पाया था। यानी कि अभी अपनी ही सोच में था कि तभी उसके कानों में अब अपने फ़ोन की मैसेज टून की आवाज़ आती है। उस टून को सुनते ही अपने के लिए ही सोचता है कि उसे किसने इस समय मैसेज किया होगा। ये सोचते हुए ही अब जब वो अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसमें अनिका का मैसेज आया हुआ था। अनिका के मैसेज को पढ़ने के बाद अब यहाँ पर निखिल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो यही सोचता है, क्या बात है, अनिका गुलेरिया टीम गेम खेलना चाहती है, लाइक सीरियसली। क्योंकि जो अनिका हमेशा इतनी बिजी रहती है, क्या क्या अब उसका भी गेम खेलने का मन करता है? क्या सच में उसके पास इतना टाइम है? बट एनीवे चाहे जो भी हो, लेकिन उसके साथ गेम खेलने में मज़ा तो आएगा, क्योंकि जब रिया के साथ गेम खेलने में इतना मज़ा आता है तो अनिका के साथ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सोचते हुए ही निखिल अब अपना सारा काम छोड़कर सीधा ही अब अपने लैपटॉप को ऑन करता है और वो बस अब इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो वहीं रिया जो कि अभी अपने फ़ोन में जब मैसेज देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि रिया तो खुद गेम खेलने में नंबर 1 थी। इसलिए रिया अब जल्दी से अपने कंप्यूटर से को ऑन करती है और वो अपनी चेयर पर बैठकर बस वेट ही कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया भी अपने हाथ में अपने फ़ोन को लेकर यही सोचते हैं कि ये अचानक से स्वाति को क्या हो गया है। लगता है मुझे अब स्वाति को यहाँ पर गुलेरिया हाउस में ही लेकर आना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि अगर स्वाति ने ये लिंक भेजा है तो ज़रूर स्वाति वहाँ पर बोर हो रही होगी, शायद इसीलिए ही वो गेम खेलने का उसका मन हो रहा होगा। वैसे कितना मुश्किल होगा ना कि उसे वहाँ पर सबके सामने अपनी याददाश्त के जाने का नाटक करना पड़ रहा है और शायद इसीलिए से वो बोर हो रही है। अगर उसे ये नाटक नहीं करना होता तो उन स्वाति के लिए तो नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए उसके पास तो समय ही नहीं है। लेकिन देखो ना, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो भी ऐसा कुछ भी अपना काम करेगी तो शायद मल्होत्रा हाउस में सबको उसके ऊपर शक हो जाएगा और ऐसे दुश्मनों तक भी ये बात पहुंच जाएगी। ये सब सोचते हुए ही करण गुलेरिया अब स्वाति के मन की बात को रखते हुए अब वो अपने कंप्यूटर के सामने आकर बैठ जाते हैं और वो भी अब उस लिंक को ओपन कर देते हैं। अब तक इस गेम में सभी ने ही इस गेम को अब तक ज्वाइन कर लिया था। जहाँ अनिका इस गेम में मिस्टर एक्स के नाम से थी, तो वहीं निखिल इस गेम में एन के और रिया यहाँ पर स्वीट एंजल के नाम से थी। यहाँ पर एनी मिस्टर ए के नाम से थी, तो वहीं जॉन यहाँ पर मिस्टर जे के नाम से था। तो वहीं करण गुलेरिया हिटमैन से के नाम से इस गेम में ऐड थे। तो स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर एंजल के नाम से थी और एट लास्ट किंग की स्टैचू इस गेम में मिस्टर के नाम से थी। अब तक सभी ने ही उस गेम की इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से पढ़ लिया था कि इस गेम के इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं, उन्होंने किन किन चीज़ों को फॉलो करना होगा। और अब इन सभी की ही अब AI वॉइस ही आने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी इस गेम में ओरिजिनल वॉइस नहीं थी। सभी के कानों में अब हेडफोन विद माइक थे। तो वहीं रिया अब कहती है, बी रेडी गाइस फॉर दिस गेम। इस बात पर अब रिया की स्क्रीन पर उनकी टीम का थम्स अप का साइन आने लगता है।
कुछ ही देर में ये गेम अब पूरी तरह से शुरू हो जाता है। तो वहीं टीम बनाकर गेम खेल रहे, ये सभी अभी गेम खेल रहे थे, एक एक करके सभी दुश्मनों को मार गिरा रहे थे। रिया की टीम अब एक मार्जिन के साथ दुश्मनों से पूरी तरह से जीत गई थी। लेकिन तभी अचानक से उनके सामने अब एक विलन आता है, क्योंकि यहाँ पर खुद किंग ने एक विलन को पावरफुल बनाया था, जो कि उनकी पावर को उनसे अब छीन रहा था। ये देखकर अब रिया कहती है, गाइस बी केयरफुल, ये हमारी पावर्स को वेस्ट करना चाहती हैं। इस बात पर अब रिया को मिस्टर एक्स यानी कि अनिका की आवाज़ आती है कि डोंट पैनिक, हैव सम पेशेंस, वी डेफिनेटली won दिस गेम।